का आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं विवेक गरगाचा। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज चक्रव्यूह में मुलाकात करवाएंगे बसपा के वरिष्ठ नेता और बसपा विधायक गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक राजकुमार रावत जी का। उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे क्या कुछ पार्टी की नीतियां हैं, आगामी लोकसभा चुनाव की क्या रणनीतियां हैं, क्या क्या पिछली बार उन्होंने किया, क्या सपा सरकार से वो नाराज हैं, बसपा की तमाम नीतियों के बारे में बात करेंगे। राजकुमार रावत जी, बहुत स्वागत है समाचार 24 न्यूज चैनल पे आपका। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार है, पहले आपकी सरकार रही। इस समय जो कुशासन और जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उसके अलावा जो शासन जो फील हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? बोलोगे राज महाराज की जय। सबसे पहले हमारे गिरिराज जी, यमुना जी हमारे इष्ट हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और इस सुशासन और कुशासन की जो बात आपने की है जी, आज प्रदेश की आम जनता इस सरकार से त्राह त्राह करके कराह उठी है। आज नौकरी मतलब मजदूर से लेकर के किसान तक, कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक, यहाँ तक के जो रक्षक हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, चौराहों पर सरेआम वर्दी में उनकी पिटाई हो रही है, लोग उनको पीट रहे हैं। तो ये क्या सरकार है? ये तो निरंकुशता। और इस तरह से तो ये मानिए कि कहीं कोई शासन है ही नहीं। ये शासन नाम की चीज इस समय इसमें नहीं है। आज पूरे प्रदेश की आम जनता, आम जनमानस ये बात कहने को कहता है कि सरकार थी तो बहन मायावती जी की सरकार थी। उस सरकार में जो था कि कानून का राज था, अगर किसी ने भी गलती की तो उस गलती को वो आदमी भुगतता था, उसे उसका दंड मिलता था। आज छोटे से लेकर के बड़े से लोग एक ही बस नारा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा। सवाल दोबारा रिपीट करूंगा। एक महिला आईएएस को निलंबित कर दिया जो सही काम कर रही थी, उसके बावजूद उसको निलंबित कर दिया गया। उस बारे में पार्टी की क्या राय है और आपकी राय क्या है? पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी के द्वारा इस बारे में रूप से रखी है और उनका जो वक्तव्य है, उनका जो बयान है, उसी से मैं अपने को संबद्ध करता हूं उस प्रकरण में कि ये जो इस तरह से हो रहा है ईमानदार अफसरों के साथ, वो अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे तो ईमानदार अफसरों का मनोबल गिरेगा और वो आगे से काम नहीं कर पाएंगे। रावत जी, एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का ये कहना था कि सरकारें यूपी में तमाम आई, आपकी भी आई, बीजेपी की भी आई और समाजवादी पार्टी की सरकार है, तमाम आईएएस को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन ये मुद्दे को लेकर के विपक्ष ज्यादा आक्रामक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ राजनीतिक लाभ चाहता है। कोई राजनीतिक लाभ की बात नहीं है। ये तो अगर हम सही और गलत को अगर दिखाने का काम नहीं करेंगे, हमारा काम उनके कामों के में आईना दिखाना है कि ये कितना उन्होंने गलत कर रहे हैं, उनको आईना दिखाने का काम हमारा है। हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि तुम कितने गलत कर रहे हो। हमारे विपक्ष का काम आईना दिखाना होता है। हम उनको दिखा रहे हैं कि तुम कितने निकम्मे और कितनी स्थिति तक गिर चुके हो। कल रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक विजुअल निकल करके आता है, तमाम चैनलों पर वो दिखाया जाता है, जिसमें एक नोएडा के नरेश भाटी जी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पब्लिक के बीच में ये कहा कि मैंने पहले उस आईएएस अफसर के लिए कहा, पहले मैंने उस औरत को समझाया, वो नहीं मानी तो मैंने 40 मिनट के अंदर अंदर उसका सस्पेंशन करवा दिया। क्योंकि आपकी भी सरकार रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक नेता का वर्चस्व इतना बढ़ सकता है कि वो 40 मिनट के अंदर अंदर एक आईएएस का तबादला और आईएएस को सस्पेंड करा सकता है? देखो, इस सरकार में केवल माफियाओं का, खनन माफियाओं का बोलबाला है, बाकी कानून का राज तो है ही नहीं। जब कानून का राज नहीं है तो कोई भी कुछ कर सकता है। इसलिए जब कहीं कोई राज ही नहीं है तो कोई कुछ भी करे, उसके लिए क्या कहना है। उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे अपने हिसाब से। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में आरक्षण की नीतियों को लेकर विरोध में अब मैंने आपसे एक बात कही, काटो आप जो थोड़ा सा है, मैंने कहा मुंह पे जिले के मुद्दे पे आप ज्यादा आगे मत बढ़ो गुरुदेव।
मथुरा का लोकसभा प्रत्याशी हर बार की तरह अगर बसपा की बात करें, बसपा पार्टी हर बार पहले ही कोडिंग हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि दोबारा फिर बदलाव हो सकता है, तो क्या कुछ इसकी आगामी रणनीतियां हैं? क्या बदलाव होगा? योगेश द्विवेदी को भी हटाया जाएगा? कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे कोऑर्डिनेटर योगेश द्विवेदी को बनाया जा चुका है। योगेश द्विवेदी हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जीदारी से चुनाव वो लड़ेंगे और हम जीदारी से उनको साथ लड़ाएंगे। एक बात ये भी निकल के आ रही है, कपुष्ट सूत्रों द्वारा खबर है ये भी है कि आपके परिवार का कोई सदस्य एमपी का चुनाव लड़ने वाला है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ने वाला है। आदरणीय बहन जी के द्वारा हमसे पूछा गया, हमने अपनी कुछ पारिवारिक और कुछ निजी जीवन की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए उनसे आग्रह किया। हमारे परिवार का कोई, यानी कि हाई कमान की तरफ से आपको ऑफर किया गया लोकसभा सीट मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए? मेरे कुछ पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। मैं हमारे पार्टी के मजबूत कैंडिडेट योगेश द्विवेदी जी हैं। योगेश द्विवेदी जी हमारे पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं। उन्हीं को हम जीदारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे। रावत जी, आपकी अगर छवि की बात की जाए, आप एक ईमानदार नेता के रूप में उभरे हैं। अगर मैं उस ईमानदारी का अगर दायरा में बात करूं आपसे, योगेश द्विवेदी पहले यहाँ चुनाव लड़े, आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव, उसमें विधायकी में उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तो वहाँ तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा सीट वो जीत पाएंगे? निश्चित तौर पर लोकसभा स्थितियाँ सबके साथ बदलती हैं। हर समय हर के साथ एक सा स्थिति। आज के जनपद के समय ऐसी है कि जीदारी के साथ योगेश द्विवेदी लोकसभा के हमारे हैं और वो चुनाव जीतेंगे। ये कहा जा रहा है जो पार्टी से उस बात और भी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। आज हम पीड़ित हैं। आज हमारी जनता हमारे क्षेत्र की दुखी है, अंतर्मन से दुखी है। लोग आंसू बहा रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, खाद पानी की कोई समस्या नहीं हो रही है। किसान पीड़ित है, अधिकारी पीड़ित है, कर्मचारी पीड़ित है। तमाम मारकाट चारों तरफ मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ रास्ते खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारी अव्यवस्था इस तरह से अराजकता का माहौल फैला हुआ है, जैसे कि क्या बताए मतलब है। आपके क्षेत्र की ऐसा लगता है कि मीसा और DIRC लगी हुई है। विधायक जी, ये तमाम समस्याएं तमाम जिलों में देखी जा रही हैं, लेकिन जो अखिलेश सरकार का, समाजवादी सरकार का जो फोकस है वो लैपटॉप बांटने को लेकर के, एक अल्पसंख्यक समाज को दायरा बना करके उन पर फोकस किया जा रहा है, तमाम पैसा वहाँ दिया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता इसकी बजाय पहले जिलों की सड़कें सुधारी जाए, गाँव में बिजली पहुँचाई जाए ताकि वो लैपटॉप चल सके बिजली आने के बाद? हम ये जानते हैं कि जला योजना के माध्यम से जितने जो प्रस्ताव किए जाते थे, बिजली पानी सड़क ये मूलभूत समस्या है आम जनता की, आम गरीब जन की, आम प्रत्येक नागरिक की। ये समस्याएं एक जीविका का साधन बन गई हैं और इन्हीं समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो लैपटॉप चलाने की क्या चल रही? लैपटॉप जब चलाने वाले ही नहीं सुरक्षित होंगे तो लैपटॉपों को चलाएगा कौन? आज लैपटॉप चलाने किसी भी दशा में कोई भी किसी भी समाज का कोई वर्ग न इन लैपटॉपों से खुश है। लोग इधर से लेते हैं और उधर जाके मार्केट में जाके बेच जाते हैं। रावत जी, अगर जिला मथुरा की हम बात करें तो 10 और 11, 11, 12, 12, 13, तो जो 11, 12 और 12, 13 की जो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति थी, इसको कि मथुरा जिले के छात्र आए दिन आंदोलन प्रदर्शन करते रहते हैं, तमाम छात्र संगठन आगे निकल करके आते हैं, तो जिला मथुरा के साथ ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, न उन्हें भविष्य में यहाँ से समाजवादी पार्टी को कोई जनप्रतिनिधि मिलने की उम्मीद है, संभावना है। इसलिए उनको यह है कि यहाँ हमारा कोई कुछ है नहीं, तो वहाँ क्यों इसलिए सौतेला व्यवहार। अच्छा, एक चीज देखने को मिली, पिछली गवर्नमेंट ने जो SC ST छात्र थे उनके लिए फ्री एडमिशन की सुविधा रखी और फ्री एडमिशन भी हुए। कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें, तमाम कॉलेज के मालिकों से हम लोगों की बात हुई, अब उन्होंने ये कर दिया SC ST नो एडमिशन। तो क्या आपको लगता है कि एक जो समाज का एक हिस्सा है उसके साथ इस सरकार में दुर्व्यवहार हो रहा है? ये सरकार के द्वारा सभी वर्गों के साथ और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और खास करके SC ST के लोगों के लिए, ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए तो इस सरकार में बहुत बड़ी दुर्गंध फैल रही है। इन लोग मतलब जो है बहुत बड़ी बेमनस्ता का काम कर रहे हैं।
नहीं, उन छात्रों की जो फीस सरकार देती थी, जब आपकी सरकार बदल गई, जब से समाजवादी सरकार सत्ता में आई है, तो 2 साल की जो उनकी फीस है वो भी पैसा जारी नहीं किया गया। और उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कोई बीए, कोई बीटीसी, बीटेक का छात्र है या उसकी 2 साल हो चुकी हैं, या कोई पीजी का छात्र है उसकी 1-2 साल हो चुकी है, तो उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। क्या इस तरह की योजनाएं जो इस सरकार चला रही है वो सही है? ये तो सबको आपको मालूम है, पूरा प्रदेश करा रहा है। आज इस तरह की जो उनकी जो मनोवृत्ति बन चुकी है, उस मनोवृत्ति का वो खामियाजा भुगतेंगे पूरी तरह से। मतलब है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। इन्हीं सब चीज़ों से इतनी विकृति समाज में आ गई है कि समाज एक दिन उठ खड़ा होगा, इनकी कोई बात नहीं सुनेगा कभी। इनको देखने से आज लोग घृणा करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब निकलते हैं तो इनसे लोग घृणा करते हैं, अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इतनी नफरत इन लोगों के प्रति समाज में और इस प्रदेश में हो गई है। अगर मैं मुड़िया पूनम मेला की बात करूं, इससे पहले वाले अगर जो वर्षों में मुड़िया पूनम मेला रहा, वो आपने उसको राजकीय मेला घोषित करवाया और वहां से सरकार द्वारा फंड भी जारी हुआ। लेकिन इस बार राजकीय मेला घोषित होने के बावजूद भी वहां सड़कें नहीं बनी, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उस बारे में क्या कहेंगे? पैसा जो भी सरकारी आया, जो भी सरकारी मेला घोषित होने के बाद जिन लोगों ने व्यवस्था की, वो आप मानो कि केवल कागजों पे जनता को देखने और को गुमराह करने के लिए कागजों पे व्यवस्था हुई, मगर धरातल पे कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस बात को हम पहले भी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कह चुके हैं, बता चुके हैं। कोई भी व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं हुई। यहाँ तक कि पानी के लिए भी लोग तरस गए। ये और सड़क और उस बिजली की, तो क्या पानी की भी व्यवस्था ये प्रशासन और शासन के लोग जनता के लिए नहीं कर पाए। अब जो आगामी विधानसभा सत्र आएगा, तो क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएंगे? इन सारी बातों को हम विधानसभा में ले जा करके इन सारे मुद्दों को रखेंगे और हम सब तैयारी कर रहे हैं। आगामी हमारे सत्र में इन सारी समस्याओं को रख करके और हम जनता इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने इस सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया है, जो बंदरबाट किया है जी, और जो कागजों पर कार्रवाई की है, उसको हम ले जाकर के सदन में ले जाकर के इस बात को रखने का काम करेंगे। सदन का आगामी सत्र जो आना है, उसमें मथुरा की क्या क्या मूलभूत आप जो समस्याएं उनको आप रखेंगे? क्या कुछ आपका जो क्राइटेरिया, आप जो मेन समस्याएं उनको आप रखेंगे? कौन कौन सी वो समस्याएं? हमारा मथुरा TTZ क्षेत्र में है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में होने के बावजूद भी, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश है कि मथुरा को 24 घंटे बिजली मिले, आज मथुरा को 10 और 12 घंटे मुश्किल से बिजली मिल पा रही है शहरी क्षेत्र में। बाकी देहात को तो भगवान भरोसे, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई उनका कोई नहीं है। कोई किसी भी तरह का कोई यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा। सभी मोर्चे पे ये सरकार विफल है और जिला प्रशासन भी उसी के सह पे हाथ रखे बैठा है। सर, तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पुलिस खुद भी सेफ नहीं है। कल ही फिरोजाबाद में कांस्टेबल को गोली मार करके हत्या कर दी गई। उससे पहले भी आपने CO कुंडा वाला भी कांड सुना होगा, उसमें भी तमाम प्रत्यारोप लगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, विपक्ष कैसे कह सकता है कि पुलिस प्रशासन के साथ सरकार काम कर रही है? पुलिस तो खुद सेफ नहीं दिखती है। ये अपराधियों की सरकार है, गुंडा माफियाओं की सरकार है, ये भूमि माफियाओं की सरकार है, ये अवैध खनन वालों की सरकार है। इसमें तो आप जो मानो कि जो अगर सुबह अगर अपने घर से निकल करके जाए, शाम को लौट करके आ जाए, तो सब लोग भगवान की कृपा है। वो भगवान की कृपा से अपने घर लौट करके आया, किसी के कृपा से लौट करके नहीं आया। ये बहुत बड़ी आज, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें अराजकता फैल रही है। कोई राज नाम की चीज ही नहीं है। जो रक्षक हैं वही मतलब सुकमा नहीं है अपने उसमें, मतलब जो है वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए तो जनता की क्या व्यवस्था करेंगे? आरोप ये भी लग रहे हैं जो आपके लोकसभा प्रत्याशी जो पार्टी द्वारा नाम चिन्हित किए जा रहे हैं, आप सवाल तो सुन लीजिए, उन पर समाजवादी सरकार द्वारा झूठे आरोप लगा करके उनकी छवि खराब की जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फिरोजाबाद में ऐसा ही हुआ। हमारे 2 कैंडिडेट घोषित हुए, उन पर जबरन उन पर मुकदमे लाद दिए गए, उनको जेल में भेज दिया गया। तमाम दुनिया भर की इस तरह की व्यवस्था, जांचें की जा रही हैं, तमाम दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा रहा है। बहुत बड़ी इस सब चीज़ का बदला लोकसभा चुनाव में जनता इनसे लेगी, हिसाब किताब चुकता करेगी जनता। आपकी एक पार्टी के पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस बारे में आपका क्या कहना है? पार्टी के विधायक हमारे मित्र थे बेचारे, और उनकी नृशंस हत्या हुई है। बहुत बुरा उनके साथ हुआ है। उन्होंने अपने गनर के लिए
आवेदन दिए थे, मगर उन्होंने गनर उनको उपलब्ध नहीं कराए। इसी सब चीज़ों से इनकी मानसिकता उजागर होती है कि बसपा के बढ़ते हुए जनाधार को, बीएसपी के बढ़ते हुए लोगों के जनाधार को, उनकी लोकप्रियता को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें दिन दहाड़े और इस तरह से उनकी हत्या कराने का काम कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं के बाद क्या आपको भी लगता है कि आपको भी सुरक्षा की जरूरत है? मैं कई बार सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और प्रमुख सचिव गृह को मैं दे चुका हूं, मगर आज तक मेरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई है। हमारे साथ केवल एक गनर है, जबकि हम कई बार 4-5 बार हम ये कह चुके हैं, मगर फिर भी हमारी सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हमारे साथ कहीं कोई हादसा होता है या कोई बात होती है, सीधी उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और इस सरकार की होगी। जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? तमाम विधायक हैं विपक्ष के, तो इन सबको अगर ऐसी मांग उठने लग गई तो कहां से इतना सुरक्षा बना है? बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, उनके अच्छे कामों को देखते हुए इन लोगों की जमीन खिसक रही है और ये इस तरह के षड्यंत्र बनाते हैं उनके ऊपर कि कोई आपराधिक कृत्य, उनके ऊपर कोई मामला दर्ज हो, इनको जेल भेजा जाए, इनके साथ कहीं कोई इस तरह की बात हो, कोई घटनाक्रम हो, इस तरह की जानबूझ करके इस तरह का घटनाक्रम कराने में माहिर हैं और कराते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर आप कहना चाहें, चैनल्स को आप बताना चाहें, कौन कौन लोग हैं जिनसे आपको अगर सुरक्षा का खतरा है, अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो? कोई ऐसी बात नहीं, आपको ये तो आम उसकी बात है जी। नहीं तो ऐसा कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है जिससे आपको लगे कि सुरक्षा का खतरा है? अगर हम सदन की बात करें, सदन में क्या आप इस मुद्दे को उठाओगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए सदन में, आप इसको लेकर चर्चा करेंगे, इसको लेकर बात करें? सदन में मैंने 2 बार 3 बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इस बात को मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखूंगा और उसके द्वारा उनसे कह करके इस बात को कह करके मतलब जब मैं सदन में उठाने का काम करूंगा। यदि आईएएस दुर्गा नागपाल का निलंबन और सस्पेंशन ऑर्डर सरकार वापस नहीं लेती है, पूरा सवाल सुनो बन गई ना वो 2-3 साल पहले बन गई, आगामी तौर पर क्या करेंगे? कई बार से ये सुना जा रहा है, शासन से प्रस्ताव भी बना के भेजा गया है कि आपकी जो इस बार आप जहां से चुनाव लड़े, गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र, उसमें तहसील बनाई जा रही है। पिछली बार आप चुनाव लड़े, हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि पिछली बार जब आप गोकुल से चुनाव लड़े तो आपने महावन को तहसील बनवाया। इस बार प्रस्ताव बना के भेजा गया है, क्या कुछ उस प्रस्ताव के बारे में आप बताना चाहेंगे? हम जब गोकुल से विधायक थे तो हमने अपने गोकुल के विधायक के कार्यकाल में वहाँ महावन तहसील का निर्माण कराया जी। यमुना जी पे कंजौली घाट, चुरबरा घाट, 2 पुलों का निर्माण कराया। राया में मंडी का निर्माण कराया, महावन में थाने का निर्माण कराया, सर्किल बनवाया। तमाम विकास कार्यों के हमने आमूल चूल परिवर्तन करा करके विकास कराने का काम किया। अब ये गोवर्धन में खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जी कि मैं गोवर्धन के लिए विशेष पैकेज दे करके वहाँ का विकास कराऊंगा, मगर आज तक कोई विशेष पैकेज के नाम पे कोई भी एक फूटी कौड़ी वहाँ नहीं दी गई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो भी हमारे सरकार के द्वारा पूर्व में जो स्वीकृत काम थे उन्हीं पे काम हुआ और केवल ये घोषणाओं की सरकार बन करके रह गई है। कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में उन घोषणाओं पर नहीं लाई जा रही है। आपके घर के नजदीक एक पुल टूटा पड़ा है और उस पुल की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन पुल बनाने का न तो अभी तक टेंडर जारी हुआ है न काम जारी हुआ। अगर यही हाल रहा तो क्या आप आंदोलन करेंगे? ये केवल घोषणाओं की सरकार है और घोषणा लोग करते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। और ये जो घोषणा करके कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरह का इन्हें आने वाले समय में लोग इनको करारा जवाब जनता वोट न दे करके इनको मजा चखाने का काम करेगी। नहीं, ये पुल का निर्माण नहीं हो रहा और आपकी तमाम समस्याएं, तो क्या आप इसको लेकर जिला प्रशासन से कुछ आंदोलन की आप रूपरेखा तैयार कर रहे हो, कुछ ऐसा करने का विचार हो आपका? वो हमारी पार्टी के दिशा निर्देश पर सारी हम इस बातों को रखेंगे, जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप ही हम कार्रवाई अग्रिम करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ बसपा के विधायक राजकुमार रावत। अब मैं अपने तमाम दर्शकों से विदा लेना चाहूँगा, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।